बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता से हटाकर कांग्रेस सरकार बनाने के बाद अब सीएम भूपेश बघेल का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यानी पार्टी संगठन यूपी में भी छत्तीसगढ़ का भूपेश फॉर्मूला अपनाने के मूड में दिख रहा है। यूपी कांग्रेस के करीब 100 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस को सौंपी गई है। इन लोगों को बूथ प्रबंधन और चुनाव से जुड़ी दूसरी बातों की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उन्हें ट्रेनर बनाकर दूसरों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। खबरों के मुताबिक इसे लेकर कवायद शुरू हो गई है और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा असम विधानसभा चुनाव भूपेश बघेल और इसके साथ साथ कई कांग्रेसी नेताओं को असम चुनाव में कांग्रेस के लिए जिम्मेदारी दी गई थी और असम के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में भूपेश फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान करता दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 100 पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाएगा। बूथ प्रबंधन, ब्लॉक प्रबंधन, इन सब की ट्रेनिंग इन 100 कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को दी जाएगी और फिर इन्हें ट्रेनर बनाकर उत्तर प्रदेश के बाकी कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता खुद प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरे मुहिम की, कैंपेन की, अभियान की मॉनिटरिंग कर रही हैं। देवेश तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, पहले असम विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। अजीब बात है, एक तरफ 2.5 साल के फॉर्मूले की बात चलती है और दूसरी तरफ आलाकमान लगातार मुख्यमंत्री पर भरोसा जता रहा है, उनकी नीतियों, रीतियों और प्रबंधन पर भरोसा जता रहा है। देखिए आसिफ, इसके पीछे कारण यही है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते भूपेश बघेल ने जो मेहनत करी उसका असर दिखा और 1/3 से अधिक बहुमत के साथ कांग्रेस यहां पर सरकार गवर्न कर रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर कोई पार्टी का सिस्टम नहीं बना हुआ है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई संगठनात्मक ढांचा तैयार नहीं है, कार्यकर्ताओं को यह ठीक तरह से मालूम नहीं है कि इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे किया जाना है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जाकर के पहले छत्तीसगढ़ के जो ट्रेनर्स थे उन्होंने ट्रेनिंग दी। एक मोर्चे पर उन्हें पार्टी की रीति नीति को समझाया गया, एक मोर्चे पर सोशल मीडिया समझाया गया, एक तरफ इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। तो इस तरह से पहले ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में जाकर दी गई। बाद में वहां के 100 ऐसे लोग छत्तीसगढ़ बुलाए गए जिनको ट्रेनिंग कैसे दिया जाना है, ट्रेनर बनाने की ट्रेनिंग उनको छत्तीसगढ़ में दी गई। अब वो 100 ट्रेनर जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के ट्रेनिंग देने का काम करेंगे और बताएंगे कि बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाना है, इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान कैसे अपने अपने बूथ को मैनेज करना है, बड़े नेता कैसे अपने बूथ प्रभारी बन सकते हैं। तो इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं उसको बांटने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ भेज करके 100 लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई गई और वही लोग अब जाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर ट्रेनिंग देंगे। चूंकि प्रियंका गांधी महासचिव है कांग्रेस की और वो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, इसलिए जो ट्रेनिंग हो रही है उसकी निगरानी भी प्रियंका गांधी लगातार कर रही हैं। और जिस तरह से असम के चुनाव में भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भूपेश बघेल कई अहम जिम्मेदारियों निभाते हुए नजर आएंगे और वहां पर इलेक्शन मैनेजमेंट में उनकी भूमिका रहने वाली है। देवेश, क्या ये 100 जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं यूपी के, ये छत्तीसगढ़ आ चुके हैं क्या? इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है क्या, या अभी ट्रेनिंग होनी है? देखिए अलग अलग खेप में वहां से कार्यकर्ता आ रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनकी कुछ लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है और ये पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनका यह भी कहना है कि भी और बड़ी संख्या में वहां से कार्यकर्ता आएंगे जिनको ट्रेनर बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग देकर के। उसमें बहुत से पार्टी पदाधिकारी भी उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत से जो सामान्य कार्यकर्ता हैं जिनको कांग्रेस की रीति नीति से सरोकार है, ऐसे लोग भी वहां से आ रहे हैं जिनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग देने के बाद इनको यहाँ से उत्तर प्रदेश वापस भेजा जाएगा और वहां पर वो ट्रेनिंग देने का काम करने वाले हैं। जी, और देवेश एक सवाल आपसे, ये बहुत बड़ा अंतर है चुनाव लड़ने का उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश में जहां जाति
वोट बैंक, जाति का वोट, ये बहुत मायने रखता है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा छत्तीसगढ़िया धान और बाकी चीजें इधर ज्यादा उसमें थी, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। इधर का फॉर्मूला उधर कितना कामयाब होगा, या खुद भूपेश सरकार ने और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी कुछ सिलेबस बदला है यूपी के कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने के लिए? देखिए आसिफ, सिलेबस कोई भी हो, जाति के आधार पर वोट पड़े या सामान्य आधार पर वोट पड़े, इलेक्शन मैनेजमेंट एक चीज होती है जिसमें हर पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को पारंगत करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई पुराना स्ट्रक्चर है, आपके पास अगर लगातार चुनाव जीतने का अनुभव है, आपकी पार्टी लोगों को इतना आकर्षित करती है कि कार्यकर्ता दौड़े दौड़े चले आए, तब इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। आप केवल चुनाव मैदान में चले जाएं, पर्चियां बांटे न बांटे वोट आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब आपकी पार्टी उतनी मजबूत न हो कि उसमें आने के लिए लोग जो है वो बहुत ज्यादा लालायित हों, ऐसी स्थिति में अगर आपको बहुत करीने से चुनाव लड़ना है, ऐसी स्थिति में आपको इलेक्शन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और उसके लिए जरूरत पड़ती है कार्यकर्ताओं की, ट्रेन कार्यकर्ताओं की, जो अपना अपना बूथ संभाल सकें। अपने बूथ में जो उनके भीतर आने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको इलेक्शन के दौरान कैसे लगाया जाना है, हर एक हाउस होल्ड को कैसे टच करना है, वोट मकानों से कैसे निकाल करके मोहल्लों से वोट को बूथ तक पहुंचाना है, ये तमाम चीजें एक प्रोफेशनल का हिस्सा है, प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं और उसके जरिए उनको एक कॉर्पोरेट तरीके से, कॉर्पोरेट स्टाइल में समझाया जाता है कि आपको कैसे एक एक वोट की गणना करनी है और ये इंश्योर करना है कि तमाम लोग जो उस इलाके में उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहां से लोग निकल करके उनकी पार्टी को वोट करें। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के जो उस समय के ट्रेनर रहे राजेश तिवारी, उनको एआईसीसी में सेक्रेटरी बनाया गया और राजेश तिवारी को प्रियंका गांधी ने अपने टीम में रखा है और वो लगातार इलेक्शन मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले हैं, लेकिन प्रियंका की टीम में इस समय उत्तर प्रदेश में इलेक्शन मैनेजमेंट का एक आखिरी सवाल देवेश, क्या इस बड़ी जिम्मेदारी को देकर आला कमान उस दूसरे खेमे को जवाब जाने अनजाने दे रहा है कि अब 2.5 साल के फॉर्मूले या तो उसे लटकाया जाएगा या फिर वो खत्म है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये एक संदेश शायद आला कमान की तरफ से पहुंच रहा है क्या? आसिफ, दिलचस्प ये है कि आला कमान जो है वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में परिस्थितियों को पसुपेश में रखा हुआ है। न तो वो ये कह रहा है कि भूपेश बघेल लगातार 5 साल रहेंगे, न तो वो ये कह रहा है कि टीएस सिंहदेव जी अब आपको संन्यास लेना चाहिए। दोनों ही परिस्थितियां आलाकमान स्पष्ट नहीं कर रहा है। इसलिए आलाकमान की किसी भी फैसले को इन बातों से जोड़ लेना बहुत जल्दबाजी होगी। इंतजार करना होगा कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो कोई फैसला लेता है तो कब लेता है। 1 तारीख 17 जून की थी जिस दिन कोई फैसला आ सकता था, उस दिन कोई फैसला नहीं आया। जाहिर है भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस का नेतृत्व इस मामले में कोई बातें खुलकर स्पष्ट नहीं करता है या दिल्ली में बुलाकर नेताओं से बातचीत नहीं करता है, तब तक 2.5 साल का जो जिन है वो जिंदा ही रहने वाला है। और वो छत्तीसगढ़ की सियासत में इंटरेस्ट पैदा करता रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री से जब भी पूछे वो यही कहते रहे हैं कि आला कमान ने कहा था, मैंने कुर्सी संभाली और जिस दिन आला कमान कहेगा मैं उसी दिन जाकर इस्तीफा भी दे दूंगा आला कमान के फैसले के बाद। बहुत धन्यवाद आपका देवेश, इस तमाम जानकारी के लिए। देवेश तिवारी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने भूपेश सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार राज्य 9,608 करोड़ 61 लाख रुपए के राजस्व घाटे में है। अभी तक के इतिहास में राज्य ने सबसे ज्यादा वित्तीय घाटा दर्ज किया है। राज्य की राजस्व आय बढ़ने की बजाय घटी है। पिछले साल की तुलना में राजस्व आय 1,226 करोड़ 23 लाख रुपए घटी, जबकि राजस्व व्यय 9,066 करोड़ 14 लाख रुपए बढ़ा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 145 प्रोजेक्ट जिन्हें 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए था वो अब तक पूरे नहीं हुए। सरकार ने राज्य की जीडीपी का 23.91% का कर्ज लिया है। जीडीपी ग्रोथ में 2.69% की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार की आय के ग्रोथ में भी 8% की कमी हुई है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। कांग्रेस का आरोप है कि जीएसटी की राशि, खनिज की रॉयल्टी से लेकर सेस की राशि तक में राज्य के साथ केंद्र ने नाइंसाफी की है। एक ऐतिहासिक बात कैग ने बताई है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो अब तक आरबीआई द्वारा पुरस्कृत होता रहा वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट में आया है। दोस्तों, राजस्व का जो घाटा है
वो छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं झेला। छत्तीसगढ़ इतिहास में पहली बार 9,608 करोड़ का राजस्व घाटा झेल। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि जीएसटी जब हम लगा रहे हैं तो जो भी क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी, लेकिन लगातार केंद्र सरकार ने जो गैर भाजपा शासित राज्य थे उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति करके उनको राजस्व समय पे क्षतिपूर्ति कभी की नहीं। और पिछले समय में तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ हैं, आप लोन ले लीजिए उसके अगेंस्ट में, हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, जिसका हम लोगों ने सब पुरजोर विरोध किया और अंततः केंद्र सरकार खुद लोन लेकर उस क्षतिपूर्ति का पैसा हमको देने के लिए तैयार हुई है। विधायक बृहस्पति सिंह के आरोप और उनके सदन में माफी मांगने के बाद भी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता संत कुमार नेताम ने विधायक बृहस्पति सिंह के सदन में माफी मांगने पर नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संत कुमार नेताम का कहना है कि बृहस्पति सिंह का माफी मांगना समाज का अपमान है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सबको समान अधिकार हैं। संत कुमार नेताम का कहना है कि बृहस्पति सिंह ने आदिवासी समाज का अपमान किया है, ऐसे में अब उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की जा रही है। उस पर जो उसने विधानसभा में जो माफ़ी मांगा है वो हमारा जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद उसका जो माफ़ी है उसको उचित नहीं मानता। ये ढंग से जो आदिवासी को जो झुकाने वाली बात है, आदिवासी झुकने वाली बात जो है बिल्कुल गलत है। यदि वो अपनी बातों पर खरा उतरेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको सपोर्ट करेंगे, आदिवासी समाज मदद करेगा। और नहीं उतरे तो निश्चित रूप से अब समाज की बैठक होगी तो उसमें बातचीत करेंगे उस पर।